हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे सोल्यूशन चैप्टर के, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन सी का क्वेश्चंस है, कुछ थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसको हम ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो 88 नंबर का, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वहाँ पर थे, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में वहाँ पर बटे थे। तो चलिए सेक्शन सी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है कि 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक। किसके साथ आइसोटोनिक चल रहा है? 1% सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल और साथ ही साथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के साथ। तो कहा गया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस वुड बी। तो अब से मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, क्या होगा वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि ग्लूकोज के साथ एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बना करके बैठा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आइसोटोनिक की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ऐसा कि दो सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ परसेंटेज लिखा है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा अगर इसको हम ओपन करें, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 3% सोल्यूशन का मतलब ऐसे इसको ओपन करके सकते 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये ग्लूकोज की कहानी हो गई जो 3% बोला था। और यहाँ पर जो हमसे बोला गया है 1% सोल्यूशन जो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 ग्राम ऑफ जो भी हमारा सोल्यूट है, ठीक है, प्रेजेंट इन, अब बताओगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब हमें क्या क्या पता चल गया, सोल्यूट का मास और उसका सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पर सोल्यूट का मास और सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है परसेंटेज के साथ वो पता चलेगा। अब इसको हम ओपन करते हैं। पाई बराबर CRT आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे C1RT, यहाँ पर लिखेंगे C2RT। चूँकि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है कि कहीं पर ऐसा बोला जाए पहले कुछ और था कुछ नहीं, अब बदल दिया गया। तो अब बताओ कि इसका मतलब कुछ टेम्परेचर में बात नहीं कर रहा है, तो वो कांस्टेंट है। तो C1 बराबर C2 हो जाता है। तो C1 को अगर ओपन करेंगे W1 इंटू 1000 मोलरिटी ना कंसंट्रेशन, M1 इंटू V1। C2 जहाँ पर अगर कंसंट्रेशन का टर्म्स लिखेंगे कहेंगे W2 मतलब वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको बताया है कि यहाँ पर 1000 से कैंसिल और वॉल्यूम दोनों का कितना है 100 ml 100 ml, मतलब वॉल्यूम सेम है तो ये भी कैंसिल। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे W1 अपॉन M1 बराबर W2 अपॉन M2। बस वैल्यू को रख करके कैलकुलेट। अब डायरेक्टली अगर आपकी प्रैक्टिस, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके वहाँ पर बता सकते हैं। जब वॉल्यूम दोनों का सेम है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके मास की बात करते हैं। ये पहला वाला जो ग्लूकोज का, ये 3 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताए 3 ग्राम। और आपको बताइए मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का होगा 180 होता है। इसका मास आपको दिया गया 1 ग्राम और मॉलिकुलर वेट ही इसका कैलकुलेट करना है। आपको बताइए यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा और M2 बराबर आपका कितना आ जाता है 60। तो जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है उसका मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 60 आ जाता है। क्लियर है सबको? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटोनिक के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और बस आइसोटोनिक पाई1 बराबर पाई2 नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट था। वैसे तो हम फॉर्मूला पाई बराबर ICRT याद करते हैं वांट ऑफ फैक्टर के साथ, लेकिन आपको पता है ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल है और यहाँ पर मेंशन कर दिया गया उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था। तो CRT से हम काम चला लेते हैं, RT कैंसिल करके वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो फॉर्मूला हम जानते हैं पाई बराबर, पूरा सही से लिखेंगे ICRT। ठीक है, ये देखो टेम्परेचर पे कोई मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे लिए जो यहाँ पर सबसे मेन होगा पाई डायरेक्टली I इंटू C हो जाएगा। I के बारे में आपको बताया वांट ऑफ फैक्टर है और C वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन। और अगर वहाँ पर परसेंटेज नहीं बताता है कि कितना परसेंट टूट रहा है ये सारी चीज़ें, तो हम तो मान के चलते हैं कि हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 100% टूट रहा है। मतलब जितने उससे आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वही उसके I की वैल्यू है, क्योंकि 100% डिसोसिएशंस में I बराबर किसके हो जाता था N के ना, डिसोसिएशन होने के बाद जितने आयन्स बनते थे। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। आपको पता है जिसके I इंटू C की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ये वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सुक्रोज को बोला है 0.1, इसके लिए I की वैल्यू कितना हो जाती है 1, मतलब इसके I इंटू C की वैल्यू 0.1 ही आएगी। ग्लूकोज का
0.5 है, इसके आई की वैल्यू इसका भी 1 होगा, क्यों? ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। 0.5 ये 0.1 ही होगा, आई से मल्टीप्लाई होकर के ये भी 0.5 ही रहेगा। यूरिया इसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी है भाई? 1, और 1 × 1 ये 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया आपको NaCl, और NaCl के लिए आपको पता होगा आई की वैल्यू कितनी 2 चलती है, और C यहाँ पर है, तो I × C की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो अगर हम पहले ही ऑप्शन को देखें तो NaCl के लिए वैल्यू 4 आती है, इसको सबसे आगे लिखा गया, होना भी चाहिए था। उसके बाद यूरिया को लिखा गया, उसकी वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि I × C की वैल्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 0.5, यहाँ पर, और आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अलावा हर एक के लिए वहाँ पर कंसंट्रेशन तो सेम है। अगर ऑर्डर अरेंज करना था, सुक्रोज को सबसे आगे किया, आप बताओगे गलत है, ठीक है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर, यूरिया एक था यहाँ पर, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0.5 0.1 ये गया, ऐसे आप इसको भी देखेंगे, ये भी चला जाता है। तो I × C की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, तो आपको बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर सोल्यूशन हैव अ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। याद रखना, हाईएस्ट वेपर प्रेशर, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सभी सेक्शन में, I × C की वैल्यू अगर कहीं पर जाएगी ज़्यादा तो याद रखना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कोलिगेटिव, CP का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगी भाई, वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दो लोग ऐसे जो इनके उल्टा चलते हैं, कौन पता है? अब वो तो एक तो फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा कौन है, वेपर प्रेशर। तो हमने ये देखा कि हमारे क्वेश्चन में वेपर प्रेशर के रिलेशन की बात आ रही है, वो हाईएस्ट की बात कर रहा है। हमें पता है I × C जिसका ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, तो I × C जिसका कम होगा तो उसी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? जब उल्टा चल रहा है तो ऐसे रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। I × C जिसका ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, तो जिसका I × C कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो अब हमें I × सबका देखना है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए इक्विमोलर है तो C की वैल्यू सेम है सबकी, ठीक है। अब बचता है I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा। ये ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1, NaCl के लिए 2 आयंस बढ़ रहे हैं तो I की वैल्यू 2, ठीक है। और K2SO4 की बात करते हैं, 2K+ और 1 SO4। अब बताओगे I की वैल्यू 3। और यहाँ पर आते हैं K4 4K+, इसको अगर 4 यहाँ पर ऐसे करते हैं तो 4K++ FeCN का होल 6 4- टोटल कितने आयन? 4 और 1 5। तो बताओगे I की वैल्यू 5। C सबका सेम है, मतलब जिसके I की वैल्यू ज़्यादा, याद रखना, उसका वेपर प्रेशर कम, और जिसके I की वैल्यू सबसे कम उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो सबसे कम I की वैल्यू किसकी है? ग्लूकोज के केस में 1। तो अब बताओगे वेपर प्रेशर हाईएस्ट पूछा जा रहा था, हम फर्स्ट वाले को लगाएंगे। आ समझ में, कॉन्सेप्चुअली चलना है, सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बोला गया इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, कोई गैस है, इन द लिक्विड एट 1 बार प्रेशर इज 0.05 मोल पर लीटर, इतनी उसकी सॉल्युबिलिटी है। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी एट 3 बार प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो अगर वही हम क्या करते हैं, उसको 3 गुना बढ़ा देते हैं प्रेशर को, तो क्या हो जाएगा? देखो हमें पता है यहाँ पर प्रेशर के डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पर क्या? सॉल्युबिलिटी, ठीक, हमें रिलेशन पता है। हाँ, डिफरेंट जगहों पर मैंने आपको बताया कि बहुत जगह पर यहाँ पर ऐसे यूज़ कर लिया जाता है KH × X सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। बहुत जगह वहाँ पर क्या कर जाते हैं कि मोलरिटी का भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत जगह वहाँ पर मोलरिटी का भी यूज़ कर लेते हैं। वो इसकी यूनिट KH की यूनिट्स पे डिपेंड करती है। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और आपको पता है डायरेक्टली चलना है 1 पावर के साथ, जितना गुना आप इसको बढ़ाओगे उतना गुना ये बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले सॉल्युबिलिटी 1 बार प्रेशर पे इतना था, अब 3 बार पे इसका 3 गुना हो जाएगा। तो अब बताओगे यहाँ पर 0.05 × 3 कर देते हैं तो 0.15 आ जाता है ना, इतना आ जाएगा। तो आप बताओगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन, मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। चलो आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, कहा गया था वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट X, और X का एटॉमिक वेट आपको दिया है, ठीक है, याद रखना एटॉमिक वेट दिया है, इन 100 ग्राम ऑफ CH2 में घोला गया है 2 ग्राम हमारे सोल्यूट को,
और CS2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। वेपर प्रेशर आपको बताएगा 854 इन 848.9 टोर, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सोल्यूट का, सॉल्वेंट का, CS2 सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर दिया गया। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर करना क्या है, दिए गए इंफॉर्मेशन से हमारा पहला काम होगा, जो भी हमारा सोल्यूट है उसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा। और मॉलिकुलर वेट आपको याद रखना कि जब मॉलिकुलर वेट होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स बन गया, मॉलिक्यूल्स का मतलब कई एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स को बनाए होंगे। अब कितने एटम मिले थे ये नहीं पता, अगर वो एटम का नंबर हमें पता चल जाएगा उतना x वहां पर होगा। अगर एक ही एटम है तो मोनोएटॉमिक, अगर 2 एटम मिल करके बनाए हैं तो x2 बनेगा, 4 एटम है तो x4 बनेगा और 8 एटम है तो x8 बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टारगेट यहाँ पर होगा कि जो हमारा यहाँ पर सोल्यूट है उसका मॉलिकुलर वेट निकालना है। और मॉलिकुलर वेट को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर एटॉमिक वेट दिया है x का उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितने एटम वहाँ पर होंगे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस में यहाँ पर करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें हमें क्या क्या मिला, उसका वैल्यू को नोट करते हैं। हमें सोल्यूट का मास दिया, A4 सोल्यूट से लिया गया, अब वो तो गया 2 ग्राम। फिर उसके बाद यहाँ पर सोल्यूट का एटॉमिक वेट, ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक वेट किसका दिया है, सोल्यूट का, ये एटॉमिक वेट है, वो कितना दिया है यहाँ पर 32 है। फिर उसके बाद आपको बोलता है यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ द CS2, CS2 इसका मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट है, वो 100 ग्राम है। अच्छा, CS2 का अगर मॉलिकुलर वेट हम निकालें तो 32 दूना 64, 2 सल्फर है ना, एक का 32, 64 और प्लस 12, 6 और एक साथ 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर MB की वैल्यू आ जाएगी 76, ये भी आ गया। और इसके अलावा देखना, जब ये CS2 लिखा है इसके ब्रैकेट में यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर लिखा, मतलब ये P0 है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर 854 टॉर। उसके बाद ये सोल्यूशन का, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तब इसे में मास वगैरह बताते बताते लास्ट में लाइन को यहाँ पर कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब PS की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर 848.9 टॉर, इतना। तो कह रहे हैं कि द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा वो आपको देखना है। आपको P0 दिया है, PS दिया है और यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट का मास दिया और मॉलिकुलर वेट दिया। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर, याद है, बराबर हमें पता है x है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ओपन करते हैं Na/Na+NB करते हैं ना, Na+NB। लेकिन मैंने कहा जब सोल्यूट का हमें मॉलिकुलर वेट निकालना रहता है, इसके रेस्पेक्ट में इसको हम 0 मान लेते हैं, इनके रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर Na/NB। याद आ रहा है सब कुछ। फिर Na को ओपन करते हैं तो इसका मास अपन मॉलिकुलर वेट इनटू B का मास अपन इसका मॉलिकुलर वेट, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा P0 माइनस PS/P0 बराबर W/MB/Ma/WB। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, इनकी वैल्यू को रखते हैं। अब यहाँ पर ये और ये ऐसा रिलेशन में देखते हैं। P0 की वैल्यू अपन को दिया है यहाँ पर 854 माइनस PS की वैल्यू है 848.9 अपान फिर से P0 854। चलिए ये वाली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। W आपको दिया है 2, MB हमें पता, अभी निकाला है यहाँ पर CS2 के लिए 76, MA हमें फाइंड आउट करना है, MA निकालना है अभी के लिए, और WB ये रहा 100 ग्राम, देख रहे हैं यहाँ पर। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको घटाएंगे, यहाँ पर लगभग 5.1 आ जाता है। 854, ठीक है, चलो यहाँ पर करते ये 5.1 आ जाएगा और यहाँ पर 854 बराबर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 × 76 अपान MA × 100। चलो इधर MA को काउंट कर दें। जब MA को हम निकालेंगे, ठीक है, MA को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं, इधर वाले को इधर भेज देते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं। तो MA बराबर ये इधर चला जाएगा ऊपर, 854 × 2 × 76 अपान
ये 5.1 इंटू 100, ठीक है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है जिससे इसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं 254.55 के आसपास ऐसे आ जाता है, ठीक है। 254.5 के आसपास ये वैल्यू आ जाती है। और अब हमें क्या करना है, याद रखना ये मॉलिकुलर वेट है, मतलब जब कई एटम्स मिल गए तब वो है। और अब हमें यहाँ पर देखना आखिर कितने एटम्स होंगे। तो आपको पता है मॉलिक्यूल किससे बना होगा, सेम एटम से मिलकर के बना। तो एक एटम का जो मास होगा उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना मॉल वहाँ पर एटम्स था। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का है, अगर हमसे कह दिया जाए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिकुलर वेट 48 है, ऐसे एक एग्जांपल समझना। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसका मॉलिकुलर वेट 48 है, तो कितने एटम्स होंगे आपको पता है। टोटल मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का 48 है और एक एटम का वेट होता है 16, तो आपको पता है कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब वो कौन रहा होगा, ओजोन रहा होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाना है। टोटल वहां पर जितने भी एक्स मिले उनका मास कितना हो जाता है 254.5 है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितने एक्स रहे होंगे, नंबर ऑफ एक्स एटम। तो हम क्या करेंगे, मॉलिकुलर वेट कितना है 254.52 के आसपास आता है और अपन एक का वेट जो हो जाएगा, एक एटम का एटॉमिक वेट 32, इसको सॉल्व करते हैं ये 7.9 समथिंग के पास आ जाते हैं। इसको हम राउंड फिगर करके क्या मान लेते हैं 8। तो इसका मतलब वहां पर उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्स के एटम है 8। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिकुलर जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा x8। आया समझ में। तो ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है वहाँ पर। तो कैसे हमें यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दे करके और हमसे ये पूछा गया कि मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना, और हमें यहाँ पर जो दिया है वो एटॉमिक वेट दिया है उस एक्स का। तो इसलिए हमने कहा कि जब हम पूरा मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो जो भी मॉलिकुलर वेट आएगा उसको एटॉमिक वेट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। फिर जितने भी नंबर आएंगे उतने नंबर ऑफ वहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 8 आ रहा है तो इसको हम कहेंगे, इसका मतलब x8 बना होगा वहाँ पर। आया क्लियर सबको, हटा इसको। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम इन अ फूड बिकॉज। देखो अगर हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, जैसे अगर दाल को ही गलाना चाहते हैं, नॉर्मली अगर उसको पकाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm हो जाता है, और 1 atm में हमारा जो वाटर है जिसमें हमने क्या डाल दिया वहाँ पर दाल वगैरह फिर कोई भी चीज़ डाल करके पकाना चाहते हैं, अगर वो हमें पता है कि वो 100 डिग्री सी के ऊपर टेम्परेचर पे पकेगा, उससे नीचे नहीं पकने वाला है, तो अब हम क्या करते हैं वाटर में डालकर उसको पका रहे हैं और वहाँ पर ओपन कंटेनर में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वहाँ पर हम क्या करते हैं उसको वाटर को 100 डिग्री से मिलेगा, वो क्या करेगा वहाँ पर वेपराइज होकर के अपनी हीट को बाहर सराउंडिंग में भेजना शुरू कर देगा। अब जो वहाँ पर दाल है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो गल ही नहीं पाएगा सही से। लेकिन अगर वहाँ पर प्रेशर कुकर की जो कहानी होती है, प्रेशर कुकर, प्रेशर क्यों टर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, अभी नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, लेकिन जब प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं वहाँ पर 1 atm से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। सराउंडिंग प्रेशर जो वहाँ का है उसको हाई कर देता है। और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाता है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉयल कर जाता है। ऐसे वाटर अगर प्योर फॉर्म में है तो अगर ओपन कंटेनर में उसको हम पकाते वहाँ पर बॉयल करें तो 100 डिग्री सी पे वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन प्रेशर कुकर का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिसको सराउंडिंग प्रेशर बोलेंगे, उसी को हाई कर देते हैं, इतना हाई कर दिया। अभी क्या होगा, अब हम 100 डिग्री सी वाटर को दिए, वो पहुँचा तो, लेकिन अभी वेपराइज नहीं हो रहा है, अभी बॉयल नहीं कर रहा है वो, ठीक है, वो बॉयल नहीं कर रहा है। फिर हमें पता चला 110, 120, 130, 140, 150, 60 ऐसे हाई टेम्परेचर देंगे, तब जाकर के जो वहाँ पर अंदर प्रेशर कुकर ने प्रेशर डेवलप किया है तब उसके प्रेशर के बराबर होगा। और जब तक वो उसके प्रेशर के बराबर होकर के बॉयल करने की कोशिश करेंगे तब तक वहाँ पर वो कंटेनर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर के थ्रू कि जिससे कि आपकी जो दाल होगी या फिर जो भी चीज़ है वो आसानी से गल जाएगी। तो ये होता है वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया है ऐसा स्टेटमेंट। द प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर अ फूड बिकॉज। क्यों, कुकिंग इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन हेल्प टू अराइज द टेम्परेचर। गलत, कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं होगी। हीट इज मोर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पेसेस, ऐसा कुछ नहीं वहां पर कह रहे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज। ये लाइन मस्त लिखा, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेशर कुकर ने क्या किया, सराउंडिंग प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जो पहले इतना था इतना कर दिया। अब वाटर 100 डिग्री सी पे पहुंच तो गया लेकिन वहां पर बॉयल नहीं हो पा रहा है, फिर उसको और हाई टेम्परेचर देंगे तब बॉयल होगा। तो वही आपको बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इंक्रीज्ड, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकता है।
चलिए यही मेन कॉन्सेप्ट था वहां पर। चलिए यहां पर आते हैं, कह रहे हैं कि इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएंस आर मिक्स। इक्वल मोल की बात कर, अगर याद रखना अगर दो ही कंपोनेंट इक्वल मोल है ना तो उनके मोल फ्रैक्शन भी इक्वल ही आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इक्वल मोल ऑफ द बेंजीन एंड टोल्यूएन आर मिक्स्ड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूएन प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में उनका आपको दिया है 700 और 600 mmHg रेस्पेक्टिवली। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट, ये लाइन याद रखना, वेपर स्टेट में आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं बताऊं आपको दिया क्या है। देखो यहाँ पर बेंजीन का मोल मान लेते, बी फॉर बेंजीन है 1, इक्वल मोल दिया तो 1 1 मान लेते हैं, और दूसरा कौन है टोल्यूएन का भी मोल हम 1 मान लेते हैं। इक्वल मोल का मतलब ये हो जाता है। और बेंजीन पी नॉट मतलब बेंजीन का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर 700 और टोल्यूएन का प्योर फॉर्म का यहाँ पर 600। और क्या पूछना चाहता है, कह रहे कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वो भी कौन से स्टेट में, वेपर फॉर्म में, ऐसे। तो अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि YA/YB में करूँ, चलो यहाँ पर मैं टोल्यूएन बेंजीन, B फॉर बेंजीन और T फॉर टोल्यूएन, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या। अब बताओगे ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है, तो अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर। याद आया, यहाँ पर कहेंगे प्रेशर ऑफ टोल्यूएन अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे टोल्यूएन यहाँ पर टोटल प्रेशर TO लिख देता हूँ। ठीक है ऐसे, और आपको पता है टोटल प्रेशर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर PB, किसका B का मतलब बेंजीन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर अपॉन टोल्यूएन का पार्शियल प्रेशर। और इसको और अच्छे से मैं पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूँ, वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसको ओपन करके लिखेंगे PB नॉट XB बोलेंगे, क्या बोलेंगे XB। और टोल्यूएन के प्रेशर की बात करते हैं, टोल्यूएन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे यहाँ पर PT नॉट XT, ये ऐसे बोल सकते हैं। चलो यहाँ पर हमें XB और XT की जरूरत पड़ेगी। अगर हमसे पूछा जाए दी गए इन्फॉर्मेशन से B का मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, मतलब बेंजीन का बताओगे, हाँ उसके मोल कितने 1 और दोनों का मिला करके मोल 0.5। और पता अगर XB इतना है तो XT भी वो, क्योंकि 1 माइनस इतना करेंगे इतना, तो मोल फ्रैक्शन दोनों के बराबर है। अब इसको रखेंगे, चलो यहीं पर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमें बेंजीन का निकालना है, टोल्यूएन को ढोने से क्या फायदा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीन का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस YT को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस YB बराबर PB नॉट। अब यहाँ पर देखो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। PB नॉट यहाँ पर 700 है और XB की वैल्यू 0.5 और PT नॉट यहाँ पर 600 है और XB की वैल्यू 0.5। आपको पता है 0.5 कैंसिल ही हो जाता है। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर ये इसको इधर भेजो इधर भेजो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6YB बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 7YB। अब तो 7YB इधर आ जाएगा, 6 से 12 13, 13YB आ जाएगा बराबर 7। तो अब इसको ऐसा लिखेंगे YB बराबर क्या आ जाएगा, अब बताओगे 7/13। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये 14 होता तो 0.5 एग्जैक्ट आता, लेकिन 14 से थोड़ा कम है तो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आप देखेंगे इसको 5.54 आ जाता है। तो अब बताओगे इसका D वाला ऑप्शन लगा देंगे, आया समझ में। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हो सकता है आपके लिए यहाँ पर, खास करके जब वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे करके, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सारी चीज़ें करनी, वहाँ पर देखना। खासकर यहाँ से स्टार्ट करना YB/YB, मतलब जैसे मैंने A और B आपको पढ़ाया था वहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट करके, तो आप ऐसे स्टार्ट करना, यहाँ पर इसको ओपन करना और उसके बाद सॉल्व करना। ठीक, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि PT कैंसिल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए आपसे कहता है कि इफ P नॉट एंड PS आर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, N1 N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रेस्पेक्टिवली, देन। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या बता रहा है। देखना P नॉट एंड PS, P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर किसका, प्योर फॉर्म, ये सॉल्वेंट का है, ये है सॉल्यूशन का, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर N1 एंड N2 है। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, वैसे हम ज़्यादातर जब पढ़ते हैं अपने खुद के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर N1 N2 ज़्यादातर मोल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही आदत पड़ी हम सब वहाँ पर वही यूज़ करें। N1 और N2 को उसने क्या बोला है,
क्या है कि हम इसको मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। याद रखना, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको बताया गया ये सॉल्वेंट, और उसमें भी याद रखना है 1 किसके लिए बोला गया? सॉल्यूट के लिए, और 2 सॉल्वेंट के लिए। ये एकदम अच्छे से लिख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन तभी सिली मिस्टेक वहाँ पर कर देते हैं। हम कहेंगे ये मोल फ्रैक्शन किसका है? ऑफ सॉल्वेंट का है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा रिलेशन यहाँ पर से होगा? टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर के साथ 3 है यहाँ पर, और P0 है टोटल प्रेशर, और NO2 है। तो हमसे पूछा है कौन सा रिलेशन सही होगा। देखो, टोटल प्रेशर का हमें एक कांस्टेंट पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, PA0 XA प्लस PB0 XB, ऐसे आपको पढ़ाया था। लेकिन आपको पता है सोल्यूट के बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जो हमें वेपर प्रेशर दिया गया, या तो प्योर सॉल्वेंट का दिया गया, या तो सोल्यूशन का दिया गया। सोल्यूट का क्यों नहीं दिया उन्होंने? इसका मतलब ना देने का मतलब साफ साफ ये है कि सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको सोल्यूट कह रहा हूँ, ए वाले को अगर मैं इसको सोल्यूट कह रहा हूँ, तो इसके वजह से वेपर प्रेशर 0, पूरा टर्म 0। तो PS बराबर, अगर जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, उसको P0 इंटू XB कहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, B का मतलब सॉल्वेंट का था। लेकिन अब इनके हिसाब से देखते हैं, PB0 सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या बोला गया? P0। हमने कहा चलो इनके यहाँ पर P0, और XB क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर क्या टर्म यूज किया गया? N1। तो बताओगे यहाँ पर N1 लिख देंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हम केवल रटे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कोई कुछ भी बना सकता है, कोई किसी से भी किसी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए याद रखना कि यहाँ पर PS बराबर P0 प्लस P0 इंटू N1 कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं था, बस यहाँ पर आपको ये देखना था 1 का मतलब सॉल्वेंट था, और 2 का मतलब सोल्यूट था, और दूसरा N का मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से लिया गया, ना कि मोल से लिया गया। और उसके बाद आप जब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, तो सोल्यूट के वेपर प्रेशर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सोल्यूट, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है, उसको हम 0 मान लेते हैं। तो PS बराबर PB0 XB ऐसे यहाँ पर करके बता दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KNO3, जिसको P1 बोला गया, एंड CH3COH P2 इज। देखो हमारे पास कौन कौन है यहाँ पर? KNO3 है, जिसके लिए P1 माना गया, और दूसरा यहाँ पर एसिटिक एसिड है CH3COOH, जिसके लिए P2 माना गया। आपको पता है दोनों के लिए N की वैल्यू कितनी आती है? अब देखें K प्लस NO3 माइनस 2, यहाँ पर COO माइनस H प्लस, यहाँ पर N की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ना कि I की वैल्यू, इतना लिखा है, और कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। तब तो हम कहेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर N की वैल्यू सेम है और C की वैल्यू सेम है। लेकिन हमसे पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा किसका कम। तो याद रखना, आपको मैं एक बात बताऊँ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या यहाँ पर? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये क्या हो जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एक खास बात होती है, I वो 100% टूटेगा, I बराबर क्या हो जाएगा? N के, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 200 यहाँ पर पूरा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है? ये कम डिसोसिएट करता है। तब तो इसके अल्फा की वैल्यू कम आएगी, 100% तो आएगी नहीं, तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी, तो I की वैल्यू भी कम आएगी। और यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते I बराबर N के हो जाएगा। ठीक है, तो N से कम ही आएगा। तो इसका मतलब इनके I की वैल्यू जो होगी, इनके I की वैल्यू से कम होगी। अगर ये कम हुए, I की वैल्यू कम हुई, तो I इंटू C की वैल्यू कम होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। इसलिए हम कहेंगे P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसा समझ में कैसे बताया गया है? यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम का नाइट्रेट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। 100% टूट करके I की वैल्यू N के बराबर 2 कर देगा, लेकिन इसके I की वैल्यू N के बराबर 2 नहीं होने वाली, उससे कम ही रहेगा। चलिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर 96 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज अ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बोला जा रहा है, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? वही मैंने कहा, I इंटू C की वैल्यू ज़्यादा जिसकी, तो क्या ज़्यादा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, और क्या? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, लेकिन 2 और लोग हैं जो इसका अपोज करते थे। एक कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट कम, और दूसरा वेपर प्रेशर भी कम। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि
मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, आई इंटू सी जिसका ज़्यादा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट तो सबसे कम, तो इसका मतलब आई इंटू सी की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, उसी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। तो चलो अब देखते हैं आई इंटू सी। आई की वैल्यू सबको पता है NaCl के लिए कितना हो जाता है 2, अल्कोहल के लिए कितना होगा, अल्कोहल नॉन एक्लाइड्स की कैटेगरी में आता है, वहाँ पर 1 आएगा। MgI2 याद रखना, यहाँ पर कितना Mg 2 और एक 3 आएगा, I की वैल्यू 3, और यहाँ पर कितना MgSO4, I की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो चलिए I इंटू सी देखना है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटू 0.01, ये कितना हो जाएगा I इंटू सी। अब बताओगे 0.02, देखो इनके लिए I की वैल्यू 1 है ना, तो 1 इंटू 0.005, ये जितने थे उतने रह जाएंगे 0.005, इनके पास आता है। यहाँ पर देखो 3 इंटू 0.005, ये 5 15 आ जाएगा 0.015, और इनके लिए आते हैं 0.1 था इंटू 2, अब बताओगे 2 इंटू 0.01, यह आ जाएगा 0.02। हमें क्या चाहिए था, आई इंटू सी की वैल्यू जिसकी सबसे कम, यहाँ पर 0.02, यहाँ पर 0.005 बना हुआ है, यहाँ पर 0.15 आ जाता है, 0.015 है, 0.0, तो सबसे कम कौन है 1 2, देख रहे हैं यहाँ पर सबसे कम ये है 1 2 3, तीसरे अंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आप बताएंगे यहाँ पर बी वाला, क्योंकि इसी के आई इंटू सी की वैल्यू सबसे कम है। अब बताओगे यही हमारा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा। ठीक है, तो 97 का हम यहाँ पर सेकंड लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना। व्हेन कॉपर सल्फेट एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, कॉपर सल्फेट को जब हम अमोनिया में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और अमोनिया आपस में मिल, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, क्या रहेगी, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगी और साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगी, मतलब कि डी ऑप्शन। अब देखना मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आपको लगता है कि कॉपर सल्फेट और अमोनिया आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, कॉपर सल्फेट आप कहेंगे Cu2 प्लस SO2 माइनस है, आई इंटू सी की वैल्यू बढ़ेगी, और आप कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया ना, ये भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों लाइनें आपको लगती है सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली में यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। कॉपर सल्फेट वो क्या कर जाता है, 4NH3 से रिएक्शंस कर जाता है, और यहाँ पर क्या बना लेगा आपको पता है, ये बना लेगा CONH3 का होल 4SO4। अब देख रहे हैं कितने, 4 और एक 5 पार्टिकल मिलकर के क्या बन गए, 1 बन गए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब देख रहे हैं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए मतलब आई इंटू सी की वैल्यू कम हो गई, आई इंटू सी की वैल्यू कम हो गई तो आपको पता है सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएगा। अब बताएंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाएगा, लेकिन जो इनके अपोजिट में चलते थे, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बताएंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जा रही है, सब मिल करके एक पार्टिकल बन जा रहे हैं, और पार्टिकल बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, कितने नंबर हैं उससे मायने रखता है। नंबर कम हो गए तो आप बताओगे इसका मतलब आई इंटू सी कम हो गया, आई इंटू सी की वैल्यू कम हो गई तो आप बताओगे इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो रेज कर गया होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ, ये मिथाइल अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, 60% बाई मास एक्वा सोल्यूशन कौन है, मिथाइल अल्कोहल। इस लाइन को तुरंत ओपन करो, बाई मास लिखा गया, पढ़ाते समय पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से आपको समझा। बाई मास को अगर ओपन करेंगे इसका कहेंगे 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्रेजेंट इन, बाई मास है मतलब दोनों को, सोल्यूट और सॉल्यूशन को दोनों को मास में बोलना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा इस लाइन का मतलब, है समझ में ये। अब इसको, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज मतलब पता है, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, ठीक है, या फिर कितना मोल है अपॉन टोटल मोल इंटू 100। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो कितना है अपॉन पूरे टोटल का इंटू 100 कर दो, आ जाएगा। हमें मिथाइल अल्कोहल का पूछा जा रहा है, अच्छा दोनों का बताना है।
चलो सबसे पहले हम दोनों का मोल निकाल लेंगे ना, मेथाइल अल्कोहल ऐसे, चलो ए और बी मान लेते हैं। ए का मतलब मेथाइल अल्कोहल वाला है सोल्यूट, इसका मास 60 और आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट CH3OH का अगर हम निकालें तो कार्बन का 12, इसका 16, इसका 4 ना, 4 8 6 4 10 2 12 2 1 3 32 आ जाता है ना, 32 और 30 होता तो 2 आ जाता है एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1.875 के आसपास ही आ जाता है। अच्छा यहाँ पर ये तो सोल्यूट का मास हुआ, सॉल्वेंट का मास मतलब वाटर का मास कितना होगा बताओ, क्या 100 होगा? नहीं, 100 तो पूरा दोनों का मिला करके, 100 दोनों का मिला करके 60 ने सोल्यूट ले लिया, बचा वो कितना 40 वाटर का होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अपॉन 18, और जब इसको हम कहते हैं 18 दूनी 36, आप बताएंगे यहाँ पर 2.22 के आसपास ऐसे आएगा, तो दोनों के मोल आ गए। चलिए अब अगर हमसे ए का मतलब मेथाइल अल्कोहल के अगर हम देखें मोल फ्रैक्शंस, इसके मोल 1.875 अपॉन टोटल मोल 1.875, इनके मोल प्लस 2.22, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं 1.875 और इनको देखेंगे 4.09 के आसपास आ जाता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं ये आपका लगभग यहाँ पर इसी के आसपास आ जाता है 0.458 के आसपास ऐसे आएगा। लेकिन ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, अब बताएंगे ये मोल फ्रैक्शन आया, ठीक है, और हमें क्या बताना है यहाँ पर मोल परसेंटेज। अब इसे में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा 45.8 इतना आ जाता है, ठीक है। अच्छा आपको पता है जब आपका मोल फ्रैक्शन ए का इतना आया है तो बी का कितना आ जाएगा, आप उसको क्या करते हैं 1 माइनस इतना कर देते तो आपका 0.542 के आसपास आ जाता है ना इतना, तो ये आपका बी का है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54.2, तो कुछ है नहीं, आपको यहाँ पर इस लाइन को ओपन करना था, ठीक है। तो सिर्फ सोल्यूट का मास 60 ग्राम तो सॉल्वेंट मास 40 ग्राम, क्योंकि टोटल का मास 100 है। तो उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट्स आप डिवाइड करके मोल निकाल लो, मोल से क्या कर जाते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके बना लो, आपका यहाँ पर ये वाला सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या बताता है। 15 ग्राम यूरिया 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन वाटर, अच्छा वाटर में डिजोल्व करते हैं। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 250, सोल्यूशन का टोटल मास जो आ रहा है 250 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन अ मिक्सचर, आपको करना क्या है, अगर यहां पर हम देखते हैं तो इसका हमें करना क्या है, यहां पर देखते हैं 15 ग्राम यूरिया का मास यू लिख दे रहा हूं, कितना दिया है 15 ग्राम, और मास यहाँ पर NaOH का 40 ग्राम, टोटल का मास 250 ग्राम है। बताओ इसका मतलब बचा हुआ क्या हो जाएगा, अगर हम 200 इसी में से क्या करें 250 में से क्या कर दे घटा दे, यहाँ पर इसका 20 है ना, इसका 20 है 20 ग्राम, 20 10 30 5 35, अगर 35 यहाँ पर घटा देते हैं 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 4 में 3 गया 1, 215। आपको पता है अगर हमसे पूछा जाए वाटर का मास, ये H2O का मास कितना आएगा, टोटल मास यहाँ पर 250 ग्राम है, तो आपको पता है इनका और इनका मास घटा दो, जो बचेगा पूरा का पूरा वाटर का होगा, और कितना आ जाता है लगभग 215 ग्राम, ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इनके मोल निकालने हैं, मोल ऑफ यूरिया। तो अब बताओगे यहाँ पर क्या आ जाता है कि इतना, और भागे हम यहाँ पर कर देते हैं आपका ये यूरिया का 60 ना, 15 चौका 60, 1/4 मतलब 0.25, इसके पास आता है मोल ऑफ NaOH 20 इनके मास है, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40, 1/2 मतलब 0.5, और यहाँ पर आते हैं मोल ऑफ वाटर, यहाँ पर अगर देखते हैं 215 भागे यहाँ पर 18 दहम में 180 तो होता ही है, तो 11 10 के तो ऊपर आएगा, लगभग ये 11.9 के आसपास आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर किसका पूछा गया है, NaOH का मोल फ्रैक्शन पूछा गया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन अ मिक्सचर। तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन NaOH का पूछा जा रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो ठीक है, अगर जितने भी हैं पहले जिसका पूछा जाए उसका मोल 0.5 अपान क्या करते हैं हम लोग टोटल मोल, टोटल मोल मतलब यूरिया का मोल प्लस NaOH का मोल और प्लस किसका यहाँ पर अब बताओगे वाटर का मोल,
ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाई इन सबको ऐड करते हैं 12.65 के आसपास आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कहाँ 5 यहाँ पर ये आ जाता है, तो आपका ये 0.0036 के आसपास ऐसे आ जाता है समथिंग करके। तो इसमें आपका जो आ जाएगा वही ए वाला आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 100 का जो हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ही हो जाता है। तो कुछ था नहीं, जो भी हम पढ़ते हैं बस उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर 3 कंपाउंड्स दे दिया, मोल फ्रैक्शन पूछा गया, मोल निकाल लो, उसके बाद लगा। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इतना ग्राम पर लीटर है एट 1 बार, देन सॉल्युबिलिटी एट 3 बार विल बी। देखो यहाँ पर फिर से वही आ जाता है, प्रेशर बराबर KH इंटू एक्स तो हम जानते हैं। तो अगर हम चाहें यहाँ पर एक्स की, जहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी को बताता है, मोल फ्रैक्शन ये हेनरी ने लिया था। इसके अलावा अगर हम चाहें तो और कोई भी सब्सटेंस अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, किसका, वहाँ पर गैस का। तो यहाँ पर m का मतलब मास भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी इसके डायरेक्टली पर्सनल ही होगा, यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। इससे साफ साफ है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे भाई तो वहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जितना गुना इसको बढ़ाओगे उतना गुना ये बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि 0.5 पहले था 1 बार प्रेशर पे, अब आप 3 बार कर दिए 3 गुना, तो अब क्या हो जाएगा आप बताओगे, यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे 0.5, आपका आ जाएगा P, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 से 1.5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन AB2। किसमें पूछा जा रहा है, AB2 करके एक इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसका नॉर्मल मास आपको दिया है 164 इन H2O, इफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज 65.6। तो हमसे परसेंटेज अल्फा पूछा जा रहा है, परसेंटेज के साथ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 ये करना पड़ेगा। और हमें क्या दिया गया, नॉर्मल मोलर मास और एब नॉर्मल मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, I बराबर यहाँ पर बताया था नॉर्मल मॉलिकुलर वेट अपॉन एब नॉर्मल या फिर ऑब्जर्व मॉलिकुलर वेट। तो इससे I आ जाए, क्योंकि अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा का हमारे पास एक रिलेशन है, अल्फा बराबर I-1 N-1 ना। अगर I पता चल जाए तो बता सकते हैं। N कैसे पता करेंगे, N के लिए हमें AB2 दिया गया, 2 और 1 3। आपको बताइए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अल्फा निकालने के लिए I चाहिए था n तो इलेक्ट्रोलाइट्स को देख करके ही पता चल गया, बस I फंस रहा है। और I को बताने के लिए उन्होंने नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल मोलर मास दिया। इसको हम कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल। तो I की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 164 डिवाइडेड बाई 65.6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2.5 के आसपास आ जाता है। चलिए हाँ 2.5 के आसपास आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर रखते हैं अल्फ़ा बराबर 2.5 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 3 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 1.5 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.75। अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बोला जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू कितना कर देते हैं 100, कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा 75%। तो अल्फ़ा निकालने के लिए I और N की ज़रूरत थी। N के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बता दिया कैसा दिखता है, तो उसे हम N पता कर लिए। I की वैल्यू फंस रही थी, उसके लिए हमारे पास हिंट दिया गया मोलर मास का, और उससे हमने I की वैल्यू निकाल करके फॉर्मूले में रख करके सोल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखता है। आपसे यहां पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। इसमें कहा गया कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर। सब कुछ सही चल रहा था, यहां पर जाके गड़बड़ हो गया। पता है क्या, अगर पर लीटर सोल्यूशन कह देता तब तो सही था, लेकिन यहां पर बोलता है पर लीटर सॉल्वेंट, तो मोलैरिटी यहाँ पर फॉर्मूला ये गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, पूछा गया था मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट आर सेम। याद रखना,
सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर Na2CO3 की बात कर रहा है, NO2CO3 की बात कर रहा है। और Na2CO3 का मतलब आपको पता है, यहाँ पर X की वैल्यू अगर हम लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी किसी के लिए तभी सेम होगा जब वहाँ पर X की वैल्यू क्या हो जाएगी, N फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो आप बताओगे ये भी ऑप्शन गया काम से। अब आगे बढ़ते हैं। बताया गया मोलरिटी स्मॉल m की बात कर रहा है। ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ, ये देखो गड़बड़ कर दिया, सोल्यूशन लिख दिया। क्या लिखता कि सही होता, अगर सॉल्वेंट लिखता 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसकी वजह से ये भी गड़बड़। अब आते हैं, एक आखिरी बचा हुआ है। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन द रेशियो ऑफ देयर मोल, सही है। देखो अगर मोल फ्रैक्शन A अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ B करोगे, मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल अपान टोटल मोल, फिर इनके लिए लिखते हैं B के मोल अपान टोटल मोल। अच्छा बताओ, टोटल मोल कैंसिल होकर क्या आएगा, Na अपान NB, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है, Na अपान NB। तो इसीलिए याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो उनके मोल के रेशियो के ही क्या हो जाता है, बराबर। तो इस हिसाब से ना पहला सही हुआ, ना दूसरा, ना तीसरा, केवल चौथा वाला सही हुआ। तो आप केवल डी वाले ऑप्शन को लगाएंगे जिसमें लिखा है ओनली 4। चल इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर हमें क्या बोलता है, कह रहे हैं कि 25 ml N/10 NaOH solution will be exactly neutralized by the following। अगर NaOH जो कि एक बेस है, इसको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको पता है एसिड से ही न्यूट्रलाइज हो पाएगा। कह रहे इतना अमाउंट इसका किससे न्यूट्रलाइज होगा, और मैंने कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कोई बेस, और बेस को कोई करेगा कोई एसिड, और क्या करेगा, जब उनके ग्राम इक्विवेलेंट एग्जैक्ट बराबर होंगे तभी वो टोटली वहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ml में वॉल्यूम, अगर हमसे पूछा जाए इनके मिली इक्विवेलेंट क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर N/V का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर नॉर्मेलिटी 1/10 है, वॉल्यूम कितना 25 है ml में, इसको देखेंगे 2.5, इतना मिली इक्विवेलेंट है। इतना मिली इक्विवेलेंट जिस ऑप्शन में किसी एसिड के लिए मैच करेगा उसी को टिक कर देते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी मिली इक्विवेलेंट आपको पता कितना आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन ये गलत होगा, पता क्यों, क्योंकि ये खुद बेस है, इसकी वजह से। और अगर हम यहाँ पर आते, इतनी नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मेलिटी इतना वॉल्यूम, इसके लिए अगर मिली इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो आप बताओगे यहाँ पर नॉर्मेलिटी 1 है और वॉल्यूम 25, ये आ जाएगा 25। हम किसको ढूंढ रहे हैं, 2.5 वाले को ढूंढ रहे हैं, तो ये गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो जाता। और यहाँ पर आते HCl जो कि एक एसिड है, और यहाँ पर जब इसके मिली इक्विवेलेंट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 25, इसको सॉल्व करते हैं ये 2.5 ही आ जाता है। हम कहेंगे यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी एसिड है, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे मिली इक्विवेलेंट, आपको पता है इससे यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर 0.25, इतना हमें 2.5 चाहिए था, हम सी वाले को टिक करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में आपको बताता है इक्वल वेट ऑफ NaCl KCl आर डिसॉल्व इन सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ टू सोल्यूशन विल बी। देखो इक्वल वेट की बात कर रहे हैं, इक्वल वेट है कौन कौन हमारे, NaCl है और KCl, वेट दोनों का इक्वल है, और कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम में वहां पर डिसॉल्व किया गया है सॉल्यूशंस में, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी का एक फॉर्मूला चलता है यहाँ पर N/V। N को ओपन करेंगे तो मास अपान मॉलिकुलर वेट सोल्यूट का इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो मास दोनों का सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन क्या मॉलिकुलर वेट सेम है, नहीं। तो इसीलिए याद रखना कि अगर मॉलिकुलर वेट की बात करते हैं, ये वेट दिया था, वेट मान लेते सेम है, WW, V भी सेम है, लेकिन M नहीं सेम है, तब बताओगे मॉलिकुलर वेट के साथ मोलरिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे क्या समझ में आता है, जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा उसकी मोलरिटी कम। और आपको पता है अगर मॉलिकुलर वेट की बात करते हैं, हमारे पास NaCl पड़ा है और KCl पड़ा है, बताओ किसका मॉलिकुलर वेट, ये पोटेशियम नीचे पाया जाता है सोडियम के नीचे, तो ज़्यादा भारी है, मॉलिकुलर वेट इसका ज़्यादा। तो आपको पता है जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसकी मोलरिटी कम, इनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, तो अगर हमसे मोलरिटी पूछी जाएगी हम कहेंगे NaCl इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KCl। हाँ समझ में।
तो हम कहेंगे यहाँ पर NaCl का ज़्यादा होगा किससे, KCl से। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे इक्वल वाले ऑप्शन को कैंसिल करते हैं। फिर दैट ऑफ NaCl विल बी लेस दे दिया, ये भी गया काम से। दैट इज NaCl विल बी मोर देन KCl सोल्यूशन। आप बताओगे ये सही है। अच्छा, कल को ऐसा बोल देता, अगर कह देता है जो यहाँ पर इक्वल वेट बोला, अगर इक्वल मोल्स बोलता तो सोचो क्या होना चाहिए। अगर कहता है इक्वल मोल ऑफ NaCl एंड KCl आर डिजोल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ टू सोल्यूशन विल बी, क्या होगा? अगर मोल सेम हुआ ना, देखो अगर मोल सेम हुआ तो हम कहेंगे मोल सेम हो गया, तो अब क्या हो जाता है वॉल्यूम की नोट से, और वॉल्यूम भी सेम हो जाता है, दोनों सेम हो जाएगा तो मोलरिटी उस कंडीशन में इक्वल आएगी। लेकिन मोल ना बोल कर उन्होंने वेट बोला है, तो अभी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बताओगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 कह रहे हैं एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया बॉइल्स, इतना 1 ग्राम यूरिया लिया गया है एक्वस, वो 100.25 डिग्री सी पे बॉइल कर जा रहा है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग, अब यहाँ पर कह रहे हैं हम 3 ग्राम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज है, द सेम वॉल्यूम विल बॉइल, तो क्या होगा? याद रखना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर I इंटू सी की वैल्यू सेम आती किसी के लिए, ठीक है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। इसका मतलब पता है, अगर वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, क्या अगर वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हैं तो ऐसा कह सकते हैं अगर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब अगर वहाँ पर मोल के नंबर सेम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएंगे। अब हमारे पास सवाल है, हम इनके मोल देखें, क्योंकि मोल तो डायरेक्टली दिया नहीं, मोल ऑफ यूरिया देखें तो हमें मास दिया 1 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का 60। चलो इनके मोल 1/60 है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का, मोल ऑफ ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का निकालेंगे मास कितना है 3 और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, तो अब बताओगे ये भी कितना आ जाएगा 160। अब बताओ इसका मतलब सेम मोल प्रेजेंट इन सेम वॉल्यूम, दोनों के सेम मोल आ रहे हैं, ठीक है। वो भले 1 ग्राम था, ये 3 ग्राम था, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 था, उसका 180 था, तो यहाँ पर कैंसिल होकर के आप बताओगे 160 इसके में 160 इसके, मतलब दोनों के अगर मोल नंबर ऑफ पार्ट मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो था वही आएगा, तब बताओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको कहता है द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट लिखा है, कैल्शियम नाइट्रेट आर रिप्रेजेंटेड 65.6 एंड 164, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए देखते हैं यहाँ पर, याद रखना कैल्शियम नाइट्रेट ये हो जाता है आपको, इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ पर नाइट्रेट वाले 2 आके जुड़ेंगे ये, और इनके लिए हमसे पूछा जाए भाई एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 और 1 3, ठीक है, इतना आ जाता है एन की वैल्यू। और हमसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसके लिए इसका ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपसे अल्फा पूछा जा रहा है परसेंटेज के साथ, तो अल्फा इंटू 100 पूछा जा रहा है। चलो अब सवाल आता है कि हम इसको कैसे करेंगे। फिर से अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था सेम, वैसे ये भी है, डाटा भी लगभग सेम है। I-1 अपान n-1 करना, वहाँ पर AV2 लिखा था, यहाँ पर CaNH3 का होल ट्वाइस है, यहीं से अल्फा कैलकुलेट करना है। तो I कैसे निकालोगे, ऐसा नहीं कि हम इसके लिए 3 मान लेंगे डायरेक्ट, नहीं, अब यहाँ पर नहीं, जब वो आपको हिंट दे रहे तो वहाँ पर निकालेंगे। अगर कुछ नहीं बताता तब I को हम 3 मान सकते थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बता रहे तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं कैसे कह सकते हैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 164, ये कैलकुलेटेड है, और 65.6 आपका ये एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ पर 2.5 आ जाता है। फिर वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अल्फा बराबर I की वैल्यू 2.5 - 1, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना बोला 3 -1, तो अल्फा बराबर यहाँ पर 1.5 अपान 2 आ जाएगा कितना 0.75, और हमसे परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा था, तो हम कहेंगे भाई ये जो वैल्यू आई अल्फा ना, इसी में 100 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक, कितना आ जाएगा 75, तो बताओगे कौन सा यहाँ पर आ जाएगा 75%, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो उसी टाइप का नहीं देखते हैं क्या है।
कह रहे अ 0.004 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री C. द अपीयरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4. ठीक है, इसका पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर हमें पता चल रहा है Na2SO4 और कौन है, आइसोटोनिक ग्लूकोज। ठीक है, ये आइसोटोनिक है। ठीक है, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, C1RT बराबर C2RT। लेकिन आपको बताइए ये एक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आप भूलना नहीं है I1 C1RT बराबर ऐसे, अब ऐसे लिखना है। ठीक है, I1 C1RT बराबर I2 C2RT। ठीक है, क्योंकि अल्फा पूछा जा रहा है, आई की जरूरत पड़ेगी और आई के लिए यहाँ पर हिंट के लिए यहाँ पर ये सारी कहानी बताई जा रही है। RT कैंसिल करते हैं और आपको पता है Na2SO4 की बात करते हैं। आपको कुछ नहीं दिया तो इसके आई की वैल्यू हम 3 नहीं मानेंगे। अब इसके आई की वैल्यू हम I1 लिख देते हैं इनटू सी की वैल्यू को यहाँ पर देखो 0.004 लिख दिया ना, बराबर इसके I2। अब इसका ग्लूकोज तो पता है ये 1 ही रखेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, और सी की वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर 0.01। ठीक है, इतना हो जाता है। जब I1 की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो I1 की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004। ये देखो 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद यहाँ पर से 0 बढ़ा देते हैं, ये सब हट जाएगा आगे। तो 10/4 करते कितना आ जाएगा, 2.5, ढाई आ जाएगा ना इतना। तो फिर से वही अल्फा बराबर I-1, तो I की वैल्यू कितना 2.5 -1 और अपान Na2SO3 के लिए बताओ कितना N की वैल्यू आएगी 3, इतना तो पता है ना, 2 और 1 3, तो 3 - 1, तो अल्फा बराबर यहाँ पर 1.5/2 आ जाएगा 0.75। फिर इंटू 100 कर दो कितना आ जाएगा, 75% आ जाता है, 75% आ जाता है। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 109। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर विल बी आइसोटोनिक। कौन आइसोटोनिक होगा, और आपके पास कॉन्सेप्ट है I × C जिसका बराबर होगा आपस में, उन्हीं का आइसोटोनिक होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। पहले में कह रहे 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 1 लीटर एंड 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर। वॉल्यूम दोनों का सेम है। देखो वॉल्यूम सेम है, आई की वैल्यू सेम होगी, दोनों क्या हो जाता है, केन शुगर और ग्लूकोज क्या हो जाता है, नॉन लिक्विड्स है। तो बच्चा सी, और सी में आपको बताया N/V, V सेम है, तो जिसके मोल अगर सेम हो जाएंगे तो वही वहाँ पर सेम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर इनके लिए देखते हैं, केन शुगर के लिए मोल निकालेंगे, पता कितना मास है 3.42, और केन शुगर मतलब सुक्रोज की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 342, इसको कैंसिल करते हैं तो 10⁻⁻² आ जाता है इनका। और ग्लूकोज के लिए आते हैं, ग्लूकोज का अगर मोल देखते हैं तो यहाँ पर मास है 1.80 और मॉलिक्यूलर वेट कितना पता है 180। और जब इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻³ के आसपास आ जाता है। अब देखिए ये सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर 10⁻² आ रहा है, यहाँ पर 10⁻⁻। तो पहला वाला ऑप्शन गया काम से। अब दूसरे वाले पे आता है 3.4 ग्राम केन शुगर इन 1 लीटर वाटर एंड 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 0.1 लीटर वाटर, 0.1 लीटर। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मोल तो आपको पता है वही सेम अमाउंट है, तो 10⁻² इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्लूकोज के लिए देखना, ग्लूकोज का मोल अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमें कह रहा है कि वॉल्यूम 1.18 है, 1.18 है, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 180, तो इसके मोल जो आ जाएंगे 10⁻³ तो आएगा। लेकिन अगर हम इसकी मोलरिटी कंसंट्रेशन निकालें तो हम कहेंगे N/V 10⁻³ अपान N की वॉल्यूम देख रहे कितना है 0.1 लीटर, मतलब 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 10⁻²। अच्छा, इनके लिए हमने मोल निकाला, अगर इनके लिए अगर मोलरिटी निकाली ये सुक्रोज के लिए तो आप बताएंगे 10⁻², लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, अपान क्या कर देंगे 1, तो यहाँ पर मोलरिटी आपका 10⁻² ही आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है पर यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर में जितने सोल्यूट के मोल है वही उसका मोलरिटी।
अब याद रखना कि यहाँ पर इसकी भी मोलरिटी कंसंट्रेशन किसकी, सुक्रोज को भी सेम आ रही है और ग्लूकोज का भी फाइनली यहाँ पर सेम आ गया। मोल भले सेम नहीं था लेकिन वॉल्यूम भी तो सेम नहीं था, तो इसीलिए हम मोल के साथ साथ वहाँ पर फिर वॉल्यूम से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया। तब बताओगे बी वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों ही केस में मोलरिटी 10⁻⁻2 10⁻⁻2 आ गया। अच्छा, इसमें केवल मोल पे हम क्यों रुक गए, इसको मोलरिटी से क्यों नहीं, क्योंकि दोनों में 1-1 लीटर था, तो मतलब आपको पता है सेम आंसर आएगा। इनकी भी मोलरिटी आएगी 10⁻⁻2, इनकी आएगी 10⁻⁻3, इसलिए ये चला गया। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाता है, बी वाला आ जाता है। इसके अलावा आप ये भी ट्राई करना हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, जैसा भी है वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। Which of the following 0.1 मोलर aqueous solution will have the lowest freezing point? सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? तो आपके पास कॉन्सेप्ट है भाई, जिसके I इंटू सी की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसी का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम सल्फेट, देखो सबके कंसंट्रेशन सेम है, तो पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा K2SO4। इनके लिए I की वैल्यू निकालोगे 2 और 1 3 आ जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, I की वैल्यू आप निकालते हो तो 2 आ जाता है। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 1, ग्लूकोज 1। हमें क्या चाहिए था, सबसे कम कह रहे थे हम, कहेंगे जिसके I इंटू सी, आई सी की वैल्यू सबका फिक्स है तो बचा I, जिसके I की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसी की फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, और I की वैल्यू सबसे कम कहाँ ज़्यादा आपको कहाँ पर दिख रहा है, पोटेशियम सल्फेट पे। अगला आपको बताता है कि विच सोल्यूशन विल हैव अ लीस्ट वेपर प्रेशर, किस सोल्यूशन के पास लीस्ट वेपर प्रेशर होगा। याद रखना, फिर से कॉन्सेप्ट लिखते हैं, सबसे कम, तुम कहेंगे हमारे पास लाइन है I इंटू सी, जिसका सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही वेपर प्रेशर सबसे कम, क्योंकि 2 ही लोग हैं जो इनके अपोजिट में चलते हैं, एक वेपर प्रेशर, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया कहाँ पर सबसे कम होगा, तो हम कहेंगे I इंटू सी, जिसका सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, आप देखो सी की वैल्यू सबका सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, केवल I बचता है। I की वैल्यू यहाँ पर 2 और 1 3, I की वैल्यू 1 यूरिया, I की वैल्यू 2 और 3, ठीक है, यहाँ पर 3, I की वैल्यू बताओ 3 और 1 4, ठीक है। तो अब बताओ कि इस हिसाब से I इंटू सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी, डी वाले की ज़्यादा है, तो वहीं पर वेपर प्रेशर सबसे कम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आपको कहते हैं, ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट डेल्टा TF of KF becomes equal to 1/1000 द वेट ऑफ द ग्लूकोज एडेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सच एन एक्सटेंट दैट डेल्टा TF on KF बराबर इक्वल टू इतना है, तो कितना यहाँ पर पूछा गया, द वेट ऑफ ग्लूकोज एडेड, मतलब ग्लूकोज जो हमारा सॉल्यूट उसका मास पूछा जा रहा है। अच्छा, एक फॉर्मूले से अगर हम लोग आगे बढ़े, हमें पता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, है कि नहीं। अच्छा, मैं इसको अगर इधर भेज दूं, डेल्टा TF अपान KF बराबर क्या आ जाएगा, m, ठीक है, ये होता है। और इन्होंने बताया कि वो क्या है, इक्वल टू इसके हो जाता है 1/1000। इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की वैल्यू इतनी, किसकी है, मोलैलिटी, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखें तो 1/1000, या फिर इसको 10⁻³ लिख देते हैं ना। और मोलैलिटी बराबर हमें फॉर्मूला पता है WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB, ठीक है। 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर का मतलब वाटर का मास कितना आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर आप बता दोगे वाटर का मास हमारा 1000 ग्राम है, ठीक है। रखते हैं यहाँ पर 10⁻³ बराबर सोल्यूट का मास, ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज WA पूछा जा रहा है, अपान मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, ठीक है। उसके बाद 1000 ये, और आपको कह रहा है 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। चलो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर WA पता करना है, WA बराबर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 180 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करते हैं तो बताओगे 0.180, क्या हो जाएगा 0.180। तो इस हिसाब से हम कहेंगे हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताया गया द मोलर मास ऑफ NaCl
डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaCl डिटरमाइंड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड विल बी। देखो NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl अगर जाएगा वहाँ पर जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये NaCl डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, NaCl क्या करता है आपको पता है, NaCl ये डिसोसिएशन करेगा, डिसोसिएशन। और जब भी डिसोसिएशन होगा तो याद रखना, डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन क्या हो जाता है, जिसको हम कैलकुलेटेड बोलते हैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। और कैलकुलेटेड का दूसरा नाम यहाँ पर थ्योरेटिकल भी होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो आपको ये बताया गया है कि NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आपको पता है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहाँ पर पूरा प्रोसेस चल रहा है ऑस्मोसिस का। तो NaCl वहाँ पर सोल्यूशन में एज अ सोल्यूट प्रेजेंट हो तो टूट गया होगा Na+Cl- में। तो प्रेशर मेथड विल बी हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। कह रहे ये जो आप बताएगा, अब जो हम बताने जा रहे हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व वाला है। तो कह रहे ऑब्जर्व वाला जो होगा इसका थ्योरेटिकल से ज़्यादा होगा नहीं, थ्योरेटिकल से कम होगा। तो कह रहे कि लोअर देन थ्योरेटिकल वैल्यू। अब बताओगे ये सेम देन थ्योरेटिकल गलत है ना, नहीं। अब बताओ क्योंकि NaCl डिसोसिएशन करना पसंद करता है, डिसोसिएशन करने पे मॉलिक्यूलर वेट घट जाता है, ठीक है, और एसोसिएशन में बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप बताओगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन का करेक्ट होगा, ये कम हो जाएगा वहां पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। वन 114 boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute is इतना है, non-volatile solute का इतना है boiling points। What is the freezing point of an aqueous solution by diluting, ये लाइन इंपॉर्टेंट, diluting the above solution with an equal volume of water। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट्स दिया एक सोल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। फिर कह रहे उसी का आपको क्या करना है, वहां पर आपको बताना फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। लेकिन कब, जब उसी सोल्यूशन, जब आपने बॉइलिंग पॉइंट कहा, जो भी कंसंट्रेशन था उसी में जितना वाटर का मास था या फिर वॉल्यूम, तो उसका जस्ट वॉल्यूम और मिला दो, तब आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। आपको बताया है कि अब मतलब कि जब बॉइलिंग पॉइंट नापा गया था तब कंसंट्रेशन कुछ और रही होगी, मोलैरिटी। अब जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तब कंसंट्रेशन, जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलाया गया, वाटर का जितना वॉल्यूम था उसका जस्ट डबल कर दिया गया, तो आपको बताया है कि वाटर का वॉल्यूम अगर मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगी, अगर डबल कर दिया तो हाफ हो जाएगी। मतलब अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट हाफ कंसंट्रेशन के लिए बतानी है। तो इसलिए याद रखना कि कंसंट्रेशन क्या था, कैसे, अगर उसको मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट्स इतना था। तो हमसे पूछा जाए डेल्टा टीवी की बात करके हमें पता है क्या आ जाएगा, अगर इतना है तो वाटर का केस है तो हम कहेंगे यहाँ पर TB माइनस TB नॉट। वाटर का यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 है और वाटर का 100 डिग्री से होता है। जब यहाँ पर डेल्टा TB निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा पता है, 0.15, इतना एलिवेशन आ गया। और डेल्टा TB बराबर हमें पता है KB इंटू M, और जब M को निकालेंगे आपको पता है क्या आ जाएगा, डेल्टा TB 0.15 अपान KB। KB की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर पहला वाला ये है। देखो पहले मोलरिटी इतनी थी, ठीक है ये, लेकिन जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो अब मोलरिटी क्या हो जाएगी पता है, इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा मतलब M/2, 0.15 अपान 0.512/2। याद रखना वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे, आप चाहे एम की वैल्यू कैलकुलेट करते चाहे नहीं, आप यहाँ पर उसका आधा हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं पता है, डेल्टा TF बराबर KF। KF की वैल्यू कहाँ पर आई, ये है KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी हम कितना रखेंगे, ये रखेंगे, अगर ये वाला रखा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला रखेंगे 0.15 अपान 0.512 इंटू 2। इसलिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो आ जाएगी 0.272, इतना डिग्री C के आसपास आएगा। ये यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन हमसे पूछा है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। TF पूछा जा रहा है तो मैंने कहा था माइनस एक्वा सोल्यूशन डेल्टा TF।
एक्वा सोल्यूशन है ना, देखो एक्वा सोल्यूशन, तो माइनस कर देंगे मतलब वैल्यू सेम होगी, बस माइनस आ जाता है, -272 पॉइंट इतना आ जाता है। तो आप बताओ कि यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाता है। तो देखो बहुत लोग मिस यहाँ पर करते हैं, वो क्या कर देते हैं, सेम मोलरिटी के साथ लेके जाते हैं और एक फॉर्मूला ये वाला लगा देते हैं, डेल्टा TF अपान डेल्टा TB बराबर KF अपान KB। ठीक है, ये तब लगेगा दोनों की मोलरिटी सेम होगी। अगर इसी के साथ करना है तो इसको आप m रख दो, इसको m/2 कर दो। मतलब अगर वहाँ पर जैसे भी जो दिया गया आपको, ये दिया गया ना आपसे, अगर यहाँ पर डेल्टा TB पहले लिख दो, क्योंकि TB का नॉलेज आपको दिया, TF पूछा जा, इसको नीचे कर दो। यहाँ पर आप क्या करोगे, TB इंटू m, पहले अगर मोलरिटी m थी, अब KF इंटू यहाँ पर m/2 करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चाहे ऐसे करो या फिर m की वैल्यू पहले निकाल लो, फिर इक्वल अमाउंट ऐड किया गया तो अब जो भी मोलरिटी थी उसकी आधी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दिया, अब वैल्यू को रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका C आएगा। ठीक है, A नहीं आएगा, बहुत लोग A लगाते हैं वहाँ पर, लेकिन आएगा C। चलिए, इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज इतना, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन इतना है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर। अब इसको समझो ये क्या बताना चाह रहे हैं हमें। देखो हमारे पास मान लेते एयर है, ऐसे यहाँ पर एयर भरी हुई है, एयर में क्या है कि वाटर वेपर भी है, यहाँ पर वाटर वेपर है, और वाटर वेपर के अलावा जो कुछ भी बचता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ड्राई एयर। तो 2 लोग यहाँ पर प्रेजेंट है ये, और ये दोनों लोग मान लेते हैं कहीं पर प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, जो टोटल प्रेशर यहाँ पर ये लगा रहे हैं PT मतलब P टोटल 1.2 atm इनके द्वारा वहाँ पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टोटल इनके और इनके हिस्से का प्रेशर अप्लाई किया गया तब ये 1.2 atm, कह रहे उसमें ड्राई एयर का कितना प्रेशर है। 2 लोग मिल करके इतना प्रेशर दे रहे हैं, तो इनके द्वारा कितना प्रेशर है। तो आप बताओगे इनके द्वारा पूछा तो जा रहा है, लेकिन इनका कुछ हमें हिंट नहीं दिया कि ड्राई एयर का। हमें कह रहे हैं कि वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का इनका कुछ हिंट दिया, इनका कह रहे हैं कि इनका हमें मोल फ्रैक्शन दिया। याद रखना मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म का है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं WY से, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर बराबर आपको 0.02 दिया। अब अगर इतने से हम इनका वेपर प्रेशर निकाल ले जाएं इनका, तो हम टोटल में से इनको घटा देंगे, जो बचेगा वो ड्राई एयर का ही होगा। इनका कैसे निकलेगा, तो बताओगे इनके लिए हम एक जानते हैं पार्शियल प्रेशर बराबर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर बराबर वेपर फॉर्म का। अब बताओगे यहाँ पर इनके द्वारा लगने वाला वेपर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, याद आया, ठीक है ये। तो अब हमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इनका निकालना है वाटर वेपर का। तो वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन इनका 0.02 है और टोटल प्रेशर हम देख रहे हैं यहाँ पर 1.2 है, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा 0.024, ठीक है, ये तो हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अब हमसे पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, DA लिख देते हो ड्राई एयर, बराबर अब बताओगे टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। जब टोटल प्रेशर 1.2 है माइनस 0.024 कर देते हैं, और आपका यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो 1.176 atm के आसपास आ जाता है, और ये आपका कौन सा C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पर देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन। इफ P0 and P are the vapor pressure of pure solvent and solution, N1 and N2 मोल फ्रैक्शन याद रखना सोल्यूट का और सॉल्वेंट का है रेस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन P and P0। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं हमें क्या दिया गया, हमें क्या दिया गया, याद रखना जो यहाँ पर P0 है ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, जो यहाँ पर केवल P है वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है।
ठीक है। N1 के बारे में याद रखना, ये हमारा हो जाता है मोल ऑफ सोल्यूट है, और N2 जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमसे पूछा जा रहा है कि प्योर फॉर्म का वेपर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। फिर से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बताया है, सॉल्यूशन को बताया, क्या सोल्यूट का कुछ बताया? नहीं बताया। तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर, अगर हमसे पूछा जाए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, कुछ नहीं बताया है तो उसको मान लेते हैं जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। और हमें पता है कि मैंने आपको पढ़ाया P बराबर, जिसको PS लिखते हैं, आपको पढ़ाया था PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये सोल्यूट के लिए है तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो P बराबर PB नॉट, PB नॉट का मतलब ये, इसको हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं P नॉट, और XB का मतलब उसके मोल। किसके मोल बताओ? सॉल्वेंट के मोल। सॉल्वेंट के मोल को अगर हम लिखेंगे तो कहाँ पर? उसके मोल अपान टोटल मोल। यहाँ पर लिखेंगे N2, सॉल्वेंट का मोल अपान टोटल, मतलब सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट। इसीलिए मैंने कहा एक एक टर्म आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उनके ऊपर, जैसा भी जिसको कहेंगे 1 2 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन से देखना है और यहाँ पर तुरंत लिख लेना है कौन किसके लिए क्या बताया जा रहा है। ठीक है। सोल्यूट का कोई भी वेपर प्रेशर कहीं जिक्र नहीं था, उन्होंने कहा इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है। टोटल प्रेशर का इनके साथ रिलेशन में कहा ये जीरो हो गया, तो P बराबर हो जाएगा PB नॉट XB, मतलब प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू, अब बताओगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्वेंट का मोल अपान टोटल मोल। इस हिसाब से हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा C वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखते थे, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B इन देयर प्योर स्टेट आर इन द रेशियो। ठीक है, A और B का प्योर फॉर्म में उनका जो रेशियो में दिया गया 1:2 है। ठीक है। अ बाइनरी सॉल्यूशन A एंड B कंटेन AB इन अ मोल प्रोपोर्शंस, उनके मोल का रेशियो 1/2 है। ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, लेकिन कहाँ पर? वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पर PA नॉट अपान PB नॉट का रेशियो दिया है 1:2। ठीक है। और यहाँ पर हमें अगर देखा जाए NA अपान NB का जो रेशियो 1/2 है, क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, और हमसे पूछा क्या जा रहा है पता है? YA पूछा जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन। चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम ऐसे शुरू करेंगे, YA अपान YB बराबर, अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, PA नॉट XA अपान PB नॉट XB। बताओ यही तो होगा। टोटल प्रेशर कैंसिल हो जाए। इसको और ओपन करें, PA नॉट, अच्छा यहाँ पर XA की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A के मोल अपान टोटल मोल, और इसकी जहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर PB नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं B के मोल अपान टोटल मोल। टोटल मोल तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर जो इधर का टर्म्स, यहाँ पर हमें A निकालना है, तो B को साथ में लेके चलने से क्या फ़ायदा है? इसको 1 माइनस YB बोल सकते हैं। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पर PA नॉट अपान PB नॉट, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। अच्छा यहाँ पर क्या बचेगा? NA अपान NB, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2। जो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तब बताएंगे यहाँ पर आ जाएगा 4YA बराबर, यहाँ पर ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस YB, ये इधर आ जाएगा ना, ये YB इधर आ जाएगा, तो बताओगे 5YB आ जाएगा बराबर 1। अब बताओगे YB बराबर आ जाएगा 1/5, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, कौन सा? पॉइंट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपने देखा कई जगहों पर यहाँ पर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो उसकी शुरुआत जब भी होगी तो हम ऐसे करेंगे। फिर जिस कंपोनेंट का बोला जा रहा है यहाँ पर YA था, ठीक है, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट करें, यहाँ पर A है, ठीक है, B नहीं है, YA ना, ये हाँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने YB को 1 माइनस YA लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 माइनस YA, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा 5YA हो जाएगा, फिर ऐसे से हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन सिस्टम शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ का एग्जांपल बेंजीन टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन, कार्बन डाइसल्फेट एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, फिनॉल एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एनिलीन नेगेटिव डेविएशन। इसको टिक करना था पॉजिटिव वाले को, बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT होता है। अब आप खुद देख लो, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को बढ़ाकर कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाकर कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन फिक्स है तो टेम्परेचर को बढ़ाकर, टेम्परेचर फिक्स है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। चलो देखते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, पहली लाइन ही सही लग रही है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन गलत। इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम बढ़ा दोगे कंसंट्रेशन घट जाएगी तो घट जाएगा। डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन, डाइल्यूशन करो कंसंट्रेशन घट जाएगा। आप बताओ कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा इन सब में जितने दिए गए। चलो 120 नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग। A certain temperature, the value of slope of the plot of osmotic pressure against concentration C of a certain polymer इतना है। The temperature at which osmotic pressure is measured, हमसे टेम्परेचर पूछा। देखो पाई बराबर हमें पता है CRT होता है, y बराबर अगर फॉर्मूला लगाएं m इंटू एक्स, x का काम करने जा रहा है c और y का काम करेगा ये पाई, तो m बराबर क्या आ रहा है जिसको हम स्लोप कहते हैं r इंटू टी, और हमें कह रहा है कि स्लोप की वैल्यू ही आपको 291 r दी है, मतलब r इंटू टी बराबर ही 291 इंटू r आया, तो r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो t बराबर कितना आ जाएगा 291। लेकिन याद रहिए किस में है केल्विन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है केल्विन के साथ दो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम अब इसको डिग्री सी में लगाते हैं। डिग्री सी में चेंज करेंगे 273 से यहाँ पर कर देते हैं, 11 में से 9 गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, 2 में से गया 0, इतना डिग्री सी। तो बताओ कि 18 डिग्री सी, केल्विन का अगर टेम्परेचर मैच नहीं किया तो हम क्या करेंगे, तब डिग्री सी पे आएंगे। डिग्री सी में कौन सा बी वाला यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक, आपसे बोला गया यहाँ पर 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल is added mixed with 600 ग्राम of the water. What is depression in freezing point? Depression in freezing point आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होना चाहिए। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। ठीक, और अगर डेल्टा TF यहाँ पर हम निकालें, KF की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, किसी इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर वाटर है तो वाटर के लिए KF की वैल्यू इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 वाटर, तो यहाँ पर 1.86 के आसपास वाटर का हो जाता है KF की वैल्यू। ठीक है, दिया नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन दे देता है लगभग अच्छे एग्जाम, मतलब अधिकतर क्वेश्चन में दे देता है, यहाँ पर नहीं दिया था, बहुत पहले किसी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये, तो वहाँ नहीं दिया था, तो हम जानते हैं इसको रख लेते हैं। मोलरिटी को ओपन करते हैं तो आपको बताया मास कितना है 45 इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर हम देखते हैं 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 6 4 10 2 12 3 2 5 1 4 62 आ जाता है इंटू कितना 600। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन बचता है, अब इसको कैलकुलेट करना 2.2 केल्विन के आसपास आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, बस यहाँ पर एक ही चीज़ था, KF की वैल्यू नहीं दिया था और इसके अलावा कुछ नया नहीं था। यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, लेके जाओ आंसर। चलिए कह रहे हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ द एसिडिक एसिड इन वेपर फेज, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है वो आपको ध्यान देना है। एसिडिक एसिड जिसको हम कहते हैं CH3COOH। ठीक है, जब इसको वेपर फेज में हम देखते हैं तो वेपर फेज में क्या हो जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाती है, डाइमर बना लेता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं CH3COH का होल ट्वाइस बना देता है, तो डाइमर बना लिया वेपर फेज में, वो डाइमर फॉर्म में उड़ता है। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, ऐसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, हाई एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिडिक एसिड आपका वेपर फेज में डाइमर बना लेता है। तो वैसे एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 हो जाता है, डाइमेरिक फॉर्म में इसको 120 लगाया जाएगा।
इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो बताओगे 120 टिक करता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में एट 17 डिग्री सी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर solution is 580 torr, the solution is diluted, the temperature raised, इतना डाइल्यूट किया गया, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया गया, when the osmotic pressure is found to be 160 torr, और उस दौरान ऑस्मोटिक प्रेशर 160 टॉर पाया गया। मतलब अगर हम बात करते हैं पाई 1 पहले जो था वहाँ पर 580 था और टेम्परेचर जो था T1 17 डिग्री सी, ठीक है, और प्लस 273 कर देते हैं तो आ जाएगा 290 केल्विन। ये पहला वाला टेम्परेचर T1, अब इसको सही से लिखते हैं और इधर आते हैं। पाई 2 आपको बोला जा रहा है 165 आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद T2 जो आपको बताया गया यहाँ पर 57 है, 273 ऐड कर देंगे, 7 3 10 7 12 1 13, ठीक है, इतना केल्विन। मतलब हमारा T2 की वैल्यू जो आ जाती है 330 केल्विन आ गया। पूछना क्या चाहता है, पाई 1 T1 तो सबका मिल गया। व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, कितना गुना उसको डाइल्यूट किया गया, याद रखना डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। डाइल्यूशन जितना करेंगे जितना गुना उतना गुना कंसंट्रेशन घट जाएगी, एक दूसरे को उल्टा चलते हैं। हम पहले कंसंट्रेशन का हिसाब निकालेंगे क्योंकि हमारे पास है पाई बराबर CRT। देखो R तो सबके लिए वहां पर सेम है, तो हम कहेंगे पाई डायरेक्ट C इंटू टी, ठीक है। अब इसका रिलेशन मैं आपको बताऊं, यहां पर हम कैसे बनाएंगे। पाई 1 अपान पाई 2 बराबर हम कहेंगे C1 T1 अपान C2 T2। अब देखना यहां पर हमें C1 C2 पे फोकस करना है। C1 अपान C2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो C1 अपान C2, आप देखेंगे यहां पर पाई 1 इंटू T2 अपान, उसके बाद आपका यहाँ पर यह आ जाएगा पाई 2 इंटू T1। ये अब इसको मैं यहाँ पर रख करके सॉल्व करता है। ऐसे देखो C1 अपान C2 मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। पाई 1 की वैल्यू 580 इंटू, उसके बाद T2 की वैल्यू रखना 330 अपान पाई 2 160 है ना, 165, और उसके बाद T1 आपको रखना ये वाला 290। जब इसको सॉल्व करते ही लगभग 4 आ जाता है। तो मतलब आप ये बताएंगे, तो यहाँ पर हमें C2 को देखना है, तो C2 बराबर, C2 इधर जाएगा तो C2 बराबर आपको मिलेगा C1/4। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है, 4 गुना कम हो जाती है। 4 गुना कम होने का मतलब आपको पता है 4 टाइम्स डाइल्यूशन किया गया होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगी 4 गुना कम होगी, और कंसंट्रेशन 4 गुना कम हुई तो डाइल्यूशन का गुना बढ़ गई होगी 4 टाइम्स। तो बताओ कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसको करना था। चल अगला क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट CH2O, a solution containing 3 gram of a compound exert the same osmotic pressure as 0.05 molar glucose solution. The molecular formula of the compounds. molecular formula क्या होगा compounds, बताओ। जब मोल कॉन्स्टेंट में क्वेश्चन पूछता था तो वहां पर सबकी परसेंटेज देता था, तब कहता था मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। याद रखना इसमें टारगेट ये है कि हम मोलिकुलर वेट निकाल लें। दिए गए इन्फॉर्मेशन से ये जो सोल्यूट है जिसका 3 ग्राम लेकर के घूम रहा है, इसका क्या करना है, वहाँ पर मोलिकुलर वेट निकाल लेना। तो जो मोलिकुलर उसका वेट आएगा इन चारों ऑप्शन में, वो मोलिकुलर वेट जिससे भी मैच करेगा उसको टिक कर देना। हाँ याद रहे इंपेरिकल फॉर्मूला इस टाइप का हो, मतलब इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो चलो आते हैं यहाँ पर आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब आपको पता है, यहाँ पर वही C1 बराबर C2, टेम्परेचर कोई मेंशन नहीं है, W1 अपान M1, ठीक है, इतना। देखो इनके लिए मास दिया है, तो ये मास और वॉल्यूम में, देखो कहीं क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं मेंशन किया था, वॉल्यूम नहीं है तो हम मान लेते हैं वो 1 लीटर रहा होगा। क्या हो जाता है 1 लीटर, ठीक है। यहाँ पर अपान M1 इंटू वॉल्यूम को 1 लीटर बराबर, ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन इसका दिया, तो C की यहाँ पर 0.05 डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर W1 की वैल्यू हमें दिया है 3,
MO1 नहीं पता है, याद रखना यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ करना था, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम ये मान लेते हैं वॉल्यूम 1 ही लीटर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इतना मोलैरिटी यूज़ कर रहा है तो मतलब इसका इतना मोल 1 लीटर में रहा होगा, तो ऐसे कुछ नहीं दिया तो 1 लीटर मान लेते हैं, यहाँ पर 0.05, तो MO1 बराबर जब निकालेंगे इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा 3/0.05, आप देखेंगे 300/5 आ जाएगा, 5 × 30, अब बताओगे 30 आ जाता है, 60 आ जाता है, ठीक है। और 60 अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इन्हीं का आएगा, ठीक है, 60 इन्हीं का आता है, सेकेंड वाले का और किसी का 60 नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर एक्वस सोल्यूशन, ये मोलैरिटी यहाँ पर ये और ये दिया, देखो यहाँ पर W है, फिर कौन है, X है, फिर Y है और Z है। मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ आपको, 2 × 10⁻², इतनी मोलैरिटी के साथ BaCl2, इनका आपको बताया 2.5 × 10⁻², इतनी मोलैरिटी के बाद CrCl3 है, इनके पास आता है यहाँ पर 1.5 × 10⁻², इतनी मोलैरिटी के साथ NaCl है, और इनके पास आते हैं Z, तो अब बताओ कि यहाँ पर 8 × 10⁻², इतनी मोलैरिटी के साथ यूरिया। और हमें क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास कॉन्सेप्ट I × C की वैल्यू जहाँ पर कम वहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है, तो जिसके लिए सबसे कम वैल्यू आएगी उसी की फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगी। I × C निकालते हैं यहाँ पर, ऐसे I की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इनका 3 × 2 × 10⁻², तो आ जाएगा कितना, 6 × 10⁻²। चलो इनके पास आता है, यहाँ पर 3 और 1 4, तो 2.5, आप बताओगे 4 × 2.5 × 10⁻², तो आप बताओगे ये लगभग 10 × 10⁻² आ जाता है। और यहाँ पर आते हैं 2 × 1.5 × 10⁻², आप देखें क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी ना, 3 × 10⁻², इनके पास आता है। यहाँ पर I की वैल्यू तो 1 होती है, 1 × 8 × 10⁻², तो बताओ कि यही आ जाएगा 8 × 10⁻²। अब क्या ढूंढ रहे हैं, सबसे कम I × C की वैल्यू, सबसे कम। देखो 10⁻² सबका अच्छा है, सेम है, तो हम कहेंगे चलो ठीक, आगे की वैल्यू देख लो। ये Y वाले का सबसे ज़्यादा, तो Y वाले 2 ऑप्शन में, मतलब सबसे कम वैल्यू। उसके बाद 2 के बाद किसका, 10 नहीं 6 वाले का आएगा नंबर ना, 6 का मतलब W, तो W के साथ दोनों ऑप्शन अभी चल रहे हैं लड़ाई में। उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये 10 है, ये 8 है, तो हम कहें Z, और ये Z फिर X। अब बताइए कि C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो I × C सबका निकाल लेना था। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फिर से वही फ्रीजिंग पॉइंट का टारगेट कर रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट, इसका मतलब I × C क्या हो जाएगा, मिनिमम, तब फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर मैक्सिमम। अब बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, I × C, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ I × C की वैल्यू, अब बताओगे 0.2 हो जाता है 0.02, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 0.03, अब यहाँ पर 0.1 ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.2, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये 0.02 है, ये 0.2 है, 0.02, तब बताओगे ए वाले को टिक करना पड़ेगा, 126 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इन वाटर हैज द सेम बॉइलिंग पॉइंट एज, देखो 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl है, I की वैल्यू 2, जरूर ध्यान देना, वाटर है द सेम बॉइलिंग पॉइंट। देखो 1 मोलर तो है, लेकिन I × C की वैल्यू जहां पर सेम होगा, कह रहे 1 मोलर सोल्यूशन। अब देखो अगर ये वैल्यू सेम है, सभी में 1 मोलर दिया है, लेकिन आपको पता है I की वैल्यू भी सेम होगी, तभी कहेंगे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 1 मोलर सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है, इसके लिए भी I की वैल्यू 2 ही आती है। चलो इनके लिए आते हैं, 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है MgCl2, इनके लिए I की वैल्यू कितना 3 आ जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट आपको पता है यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बताओ सबसे मेन क्या, मैग्नीशियम सल्फेट,
जहाँ पर आई की वैल्यू सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो आई की वैल्यू जहाँ पर NaCl से जो मैच कर जाएगा उसी को टिक कर देंगे। आप बताएंगे पहला वाला मैग्नीशियम सल्फेट वाला आ जाता है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 128, 58.5 gram of NaCl and 180 gram of glucose were separated dissolved by 1000 ml of water. Identify the correct statement regarding to the elevation boiling points of resulting solution. देखो अगर हम NaCl की बात करते हैं, NaCl तो इनके लिए जो मोल आएगा, ठीक है यहाँ पर, और मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन आप बताएंगे 58.5 अपॉन 58.5, 1 मोल अपॉन 1000, तो मोलरिटी आपको पता है 1/1 कितना हो जाएगा 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन इसका आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अगर देखेंगे मास 180 दिया है, मॉलिकुलर वेट 180 होता है, तो ये आ जाएगा 1, और इसकी भी मोलरिटी क्या हो जाएगी 1, मोलरिटी दोनों का सेम है। तो सवाल आता है मोलरिटी सेम है तो क्या हम बोल दें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम है? नहीं, आप बताओगे जल्दबाजी नहीं करना है, हमें क्या देखना होता है I इंटू सी। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो I इंटू सी की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, I की वैल्यू इनकी कितनी हो जाती है 2, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, 2 इंटू 1 इनके लिए आ जाएगा 2। और वही अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो इनके लिए I इंटू सी की वैल्यू देखें तो I की वैल्यू कितनी हो जाती है ग्लूकोज के लिए 1 और मोलरिटी 1, तो यहाँ पर तो किसके I इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा, NaCl का, इनका कम। तो आप बताओगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट NaCl इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्लूकोज, ये हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, NaCl सोल्यूशन विल शो हायर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, पहली ही लाइन में सही बोल दिया, ठीक है, ये ज़्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ग्लूकोज सोल्यूशन हायर गलत हो जाएगा, बहुत बराबर, ऐसा आप बताओगे गलत है, तो बताओगे पहला वाला था। हमें क्या करना था यहाँ पर, मतलब अगर कोई जल्दबाजी कर जाए तो हो सकता है I की वैल्यू को मिस कर सकता था। याद रखना दोनों के मोल सेम आ रहे हैं, वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें I इंटू सी देखना था, यहाँ पर I की वैल्यू 2 जबकि ग्लूकोज में 1 होता है, तो इसलिए इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। चलो यहाँ पर अगर बात करते हैं 4 सोल्यूशन K2SO4 का है विद द फॉलोइंग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, 0.001 मोलर एंड 0.0001 मोलर आर अवेलेबल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा कंसनट्रेट, ये और कम, ये और कम, ये और कम, कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, मतलब आपको होता है डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करते चले जाते हैं, याद रखना कॉन्सेप्ट क्या लगे, डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आप बताओगे अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी, और अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर देखा जाए डाइल्यूशन, ये सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट है, ये और डाइल्यूट हो, या और डाइल्यूट, और सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड ये है, और इसी में क्या हो जाएगा आप बताएंगे सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू यहीं पर आएगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बताएंगे यहाँ पर, जहाँ पर 0.001 मोलर है सोल्यूशन, यहीं पर सबसे ज़्यादा हमें आई की वैल्यू मिलेगी इस कॉन्सेप्ट से। जितना पानी मिलाते चले जाओगे डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन तो घटती जाएगी लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए वाला टिक करेंगे जो सबसे ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। चलो अब एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर है एसर्शन रीजन भी सब लिखा गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन डू नॉट शो अ नेट फिनोमेना ऑफ द ऑस्मोसिस, कह रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर कहीं पर है डू नॉट शो नेट फिनोमेना ऑफ द ऑस्मोसिस, सही कह रहा है। अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उनके बीच में नेट ऑस्मोसिस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। रीजन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ये भी सही है। और आपको पता है ये क्यों ऑस्मोसिस नहीं होता, अगर इसका जवाब आप देते हैं, आप यही देते हैं क्योंकि दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और यही जवाब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए वही रीजन में सेम लिखा है। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के साथ कि हमारे बोथ असर्शन रीजन ट्रू है, यहाँ तक कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिटी, सही कह रहे हैं, सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 होगा। फिर कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोल अपॉन मोल, कहीं वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है, कह रहे हैं डिपेंडेंट होता है, आप बताओगे गलत कह रहे हैं।
तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होंगे जिनके पास वॉल्यूम का टर्म होगा, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन। और मोल फ्रैक्शन में मोल मोल ही है, तो कोई वॉल्यूम का टर्म्स नहीं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। चलिए 132 की अगर बात करते हैं, कहा गया डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन इज जीरो। सही बोल रहा है, एकदम सही कह रहा है। और आपको पता है क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर लाइक और अनलाइक फोर्सेस सेम होते हैं, इसी की वजह से पूरी कहानी बनती, लाइक और अनलाइक फोर्सेस। तो पहली लाइन तो सही है, रीजन में आते कह रहा है ए बी इंटरेक्शन इन आइडियल सोल्यूशन आर सेम एज बिटवीन ए एंड बी बी इन द टू लिक्विड्स बिफोर। अब बताओगे एकदम सही लाइन और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहा है, इसलिए हम पहले वाले को लगाएंगे। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं 133। 133 में आपको कह रहा है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, इतनी लाइन तो सही है, एंड दे मे हैव बॉइलिंग पॉइंट्स आइदर ग्रेटर देन बोथ कंपोनेंट्स और लेसर देन गैस कंपोनेंट्स। सही कह रहा है, क्योंकि नॉन आइडियल दो प्रकार के एजियोट्रोप्स बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग में दोनों कंपोनेंट से कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग में दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करता है। तो पहली लाइन तो पूरा सही है। फिर बताया गया द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इज सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड फेज एज एन एजियोट्रोपिक, ये भी लाइन सही है, लेकिन दोनों से ज़्यादा दोनों से कम ये लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप बताओगे यहाँ पर लाइन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सेकंड वाला। इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अगर वहाँ पर ये बताता क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डेविएशन में वहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो जिससे बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाता है, और नेगेटिव डेविएशन मॉलिक्यूल के बीच की दूरी ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन देता तो हम कहते हैं कि वहाँ पर करेक्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम कहेंगे सही। ठीक है, तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है और रीजन तो ठीक था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर असर्शन एसीटोन एंड एनिलीन सो नेगेटिव डेविएशन, सही कह रहा है। इन जब आपस में मिलाया जाता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कहा गया हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसीटोन एंड एलिनीन और स्ट्रॉन्गर देन द एसीटोन एस्टोन एंड एनिलीन, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन वही देता है जहां पर ए और बी, ठीक है, अनलाइक फोर्सेस बढ़ जाए। मतलब ए का ए के साथ जो भी लगाव था बी का बी के साथ जो भी लगाव था वो था, लेकिन जब आपस में और बी मिलते हैं तो इनके बीच में उन पहले वाले अट्रैक्शन से ज़्यादा अट्रैक्शन लगने लगता है। इसलिए आप बताओगे यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एसीटोन एस्टोन का और एनिलीन एलिलीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब अब बताओगे नेगेटिव डेविएशन होगा, और यहाँ पर हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताता है असर्शन रीजन में एन आइडियल सोल्यूशन ओबे राउट्स लॉ, सही है, आइडियल सोल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, इन एन आइडियल सोल्यूशन सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर टू सोल्वेंट, सही है, तभी वो राउट्स लॉ को फॉलो कर पाता है। यही नॉन आइडियल में नहीं हो पाता है, वहां पर लाइक अनलाइक फोर्सेस सेम नहीं होते थे। इसका मतलब बताओ कि यहाँ पर पहले वाले के साथ चलेंगे कि तभी वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज मिक्स्ड in a solution then elevation boiling point and depression freezing points both are 2 K। ऐसा कहीं पर होता ही नहीं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी 2 केल्विन आएगा और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर, वो कुछ भी हो सकता है, तो ये तो गलत हुआ। फिर कह रहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट्स बोथ डिपेंड अपॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नहीं, वो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, इसको मोलैलिटी मत समझ लेना, तब बताओ ये भी गलत। तो दोनों यहाँ पर असर्शन रीजन गलत होगा, तो हम डी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक सेक्शन सी के जो क्वेश्चन थे वो फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।